नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक पेपर को लेकर के। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। अभी जो 2022 में रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, सैनिक स्कूल का पेपर हुआ है 2022 में, तो उसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पेपर है उसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन हमको देखने को मिला। पैसेज एक आता है जिसके अंदर हमको उसको रीड आउट करके और जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनको हमको आंसर्स करने होते हैं। सिंपल पैसेज आता है। सबसे पहले इसको अपन रीड आउट करेंगे और फिर जो है इसके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है पैसेज, उसका हेडिंग है द 7 एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे वंडर्स हैं। एक पॉपुलर वंडर जिसके बारे में आप सब छोटे बच्चे जानते हैं, ताजमहल जो है आगरा के अंदर, और जयपुर के अंदर हवा महल है। तो ये सारे जो हैं वंडर्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो हमें दिया हुआ है द एंशिएंट ग्रीक्स मेड अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस दैट पीपल शुड सी, कि जो एंशिएंट प्राचीन काल में जो ग्रीक्स थे, ठीक है, ग्रीस एक कंट्री है, वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं ग्रीक। ठीक है, तो ग्रीक्स जो लोग हैं उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी कि लोगों को कौन से वंडर्स देखने चाहिए। द लिस्ट वॉज नेम द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और जो लिस्ट है उसको नाम दिया गया था 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के 7 वंडर्स। Only one of the ancient wonders can be found today in Giza, which is in Egypt। और जो वंडर्स थे उनमें से एक जो वंडर है वो आज हमें गीज़ा के अंदर मिलता है, जो कि कहाँ पर है, इजिप्ट के अंदर है, मिस्र के अंदर है। ओके, उसके आगे दिस इज द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, और ये जो गीज़ा के अंदर हमको वंडर मिलता है, ये इसको जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। आगे दिया हुआ इट इज वन ऑफ द 3 ग्रेट पिरामिड्स बिल्ट अराउंड 2500 BC, और ये जो पिरामिड है ये उन 3 ग्रेट पिरामिड्स में से है जो 2500 BC के अंदर बनाया गया था। द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन आर अनदर एंशिएंट वंडर, और दूसरे जो वंडर हैं वो कौन सा है, हैंगिंग गार्डन है, जो कि बेबीलोन के अंदर है। आगे आपको दिया हुआ है दे आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यूफ्रेट्स, और ये जो बेबीलोन गार्डन है ये रिवर यूफ्रेट्स के किनारे बने हुए हैं। आगे द एरिया इज नियर बगदाद इन इराक, और ये जो एरिया है, क्षेत्र है, ये इराक की जो कैपिटल है बगदाद वहाँ पे है। अ किंग बिल्ट दिस गार्डन फॉर हिज वाइफ, और ये जो हैंगिंग गार्डन जो वंडर है ये किसी राजा ने अपनी पत्नी के लिए बनाया था। हम लोग आगे मूव करते हैं। पैराग्राफ में आगे दिया हुआ है द स्टैच्यू ऑफ ज्यूज वॉज बिल्ट इन ओलंपिया ग्रीस इन 457 BC। ये एक और वंडर है जो कहाँ पे बना हुआ है, ग्रीस के अंदर बना हुआ है, ज्यूज का एक स्टैचू। और ये कब बनाया गया, ये बनाया गया 457 BC में। आगे दिया हुआ है दिस स्टैचू वॉज बिल्ट टू ऑनर द ग्रीक गॉड ज्यूज, और ये जो स्टैचू है ये ग्रीक जो देवता है, भगवान है ज्यूज, उनको रेस्पेक्ट, उनको ऑनर देने के लिए ये स्टैचू बनाया गया था। आगे दिया हुआ है द स्टैचू वॉज एज टॉल एज अ 4 स्टोरी बिल्डिंग, और ये जो स्टैचू है ये 4 माले की बिल्डिंग जितना बड़ा ये स्टैचू बनाया गया है। आगे दिया हुआ है इन एडिशन टू ज्यूज द ग्रीक्स बिल्ड अनदर वेरी बिग स्टैचू टू ऑनर द ग्रीक सन गॉड हीलियोस, और ज्यूज की तरह ही जो ग्रीस के निवासी हैं उन्होंने एक और वंडर बनाया, उन्होंने एक और स्टैचू बनाया
ग्रीक सूर्य देवता, सूर्य भगवान हीलियोस को रेस्पेक्ट देने के लिए। दिस वंडर इज नोन एज द कोलोसस ऑफ रोड्स, बिल्ट अराउंड 550 BC। और ये जो सूर्य भगवान, ग्रीक के सूर्य भगवान के लिए जो ये स्टैचू बनाया गया है, इसका नाम दिया गया है कोलोसस ऑफ रोड्स, और ये 550 BC में बनाया गया। द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एट एफेसस वाज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑन अर्थ। और एक और वंडर की बात हो रही है यहाँ पे, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एट एफेसस जो बनाया गया था, और उसको भी पृथ्वी पे एक और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर के तौर पे जाना जाता है। एफेसस वाज एन एंशिएंट सिटी दैट वाज लोकेटेड इन व्हाट इज नाउ टर्की। और ये एफेसस जो है, ये एक प्राचीन शहर है जो आधुनिक काल में टर्की जो कंट्री है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। द मॉज़ेलियम एट हेलिकार्नेसस वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड इन टर्की। टर्की में एक और यहाँ पर वंडर बना हुआ है, मॉज़ेलियम उसका नाम है, और हेलिकार्नेसस स्थान है जहाँ पे ये बना हुआ है। द ओनली वंडर बिल्ट फॉर प्रैक्टिकल यूज वाज द फेरोज ऑफ एलेक्जेंड्रिया। और इन सब वंडर्स के अलावा एक ऐसा वंडर भी बना हुआ था जिसका एक यूज था, बाकी सब तो रेस्पेक्ट के लिए बनाए गए। दिस वाज अ लाइट हाउस ऑफ द इजिप्ट, इट वाज वंस द बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। और ये जो इम्पोर्टेंट आपके लिए बनाया गया है 7 वंडर, जो प्रैक्टिकली हमारे लिए यूजफुल रहा, वो था लाइट हाउस। लाइट हाउस बेसिकली क्या होता है कि जब सी में या ओशन में ट्रैवल करता है कोई जहाज़, तो वो अपनी डायरेक्शन पता लगाने के लिए लाइट हाउस एक बड़ा खंबा होता है जहाँ पे रोशनी होती है, तो वहाँ से आप जो है अपने डायरेक्शन को प्रॉपरली समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और आप किसी गलत रास्ते पे नहीं जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो वंडर होने के साथ साथ इंसानों के लिए यूज़फुल भी था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ हमारा पैसेज कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो 7 वंडर्स जो थे वर्ल्ड के अंदर आज भी हैं, उन्हीं के ऊपर ये बेस्ड पैसेज था। तो जो ग्रीक लोग थे उन्होंने लिस्ट बनाई थी कि भाई कौन कौन से हमें देखने चाहिए, कौन कौन से हमें विज़िट करने चाहिए, कौन से यूज़फुल हैं, कौन से यूज़फुल नहीं है, इस तरीके से। अब ये यहाँ पर क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग आंसर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द पैसेज, कि पैसेज में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, यानी कि फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है कोलोसस ऑफ रोड्स वाज बिल्ट टू ऑनर हीलियोस, की कोलोसस ऑफ रोड्स जो था वो हीलियोस को ऑनर करने के लिए बनाया गया था। तो बिल्कुल सही है, हीलियोस जो है वो ग्रीक लोगों के सूर्य देवता थे, तो उनको ऑनर करने के लिए बनाया गया था, तो ये तो सही है। दूसरा है फेरोज ऑफ एलेक्जेंड्रिया वाज ए लाइट हाउस, की लाइट हाउस जो 7 वंडर में कंसीडर किया गया उसका नाम था फेरोज ऑफ एलेक्जेंड्रिया, तो ये भी सही है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा बोल रहे थे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वाज डिस्ट्रॉयड, तो ये चीज़ गलत है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया था, वो तो बनाया गया था, तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, फोर्थ में दिया था हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन वर बिल्ट बाय ए किंग फॉर हिज वाइफ, तो ये बिल्कुल सही बात है, एक राजा ने अपनी रानी के लिए, अपनी पत्नी के लिए ये हैंगिंग गार्डन्स बनाए थे। हम लोग आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द 7 एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वाज एज टॉल एज 4 स्टोरी बिल्डिंग, कौन सा 7 वंडर्स में से ऐसा था जो एक 4 मंजिल की बिल्डिंग के बराबर था। ओके, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, की गीजा का जो ग्रेट पिरामिड था वो 4 मंजिला था। स्टैच्यू ऑफ ज्यूज, की ज्यूज का जो स्टैच्यू था वो 4 मंजिला था। मेजोलियम ऑफ हेलिकार्नेसिस ये 4 मंजिला था, या कोलोसस ऑफ रोड्स ये 4 मंजिला था। तो इसको देखने के लिए हम लोग वापस से एक बार पीछे चले जाते हैं कि 4 मंजिला बिल्डिंग कौन सा था। तो देखिए ये यहाँ पे हमारे पास पैसेज है, ठीक है, तो इसके लिए लिखा है कि द स्टैचू वॉज एज टॉल एज 4 स्टोरी बिल्डिंग, कौन सा स्टैचू जो था 4 स्टोरी बिल्डिंग के जितना लंबा था, वो था जो हमने बनाया था किसके लिए, ग्रीक गॉड ज्यूज के लिए। ठीक है, तो ग्रीक गॉड ज्यूज के लिए हमने बनाया था, वो हमारा 4 मंजिला बिल्डिंग के बराबर था।
तो ग्रीक गॉड ज्यूज, तो ज्यूज के लिए स्टैच्यू ऑफ ज्यूज जो था ये हमारा 4 मंजिल की बिल्डिंग के बराबर का था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड द लाइट हाउस एट हेलिकार्नेसिस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई लाइट हाउस जो है बेसिकली जो भी समुद्र होता है उसके अंदर एक प्रकाश का पुंज जिसको अपन बोलते हैं जहाँ से लाइट मिलती है और शिप्स जो है वो इजीली ट्रैवल करते हैं, तो बिल्डिंग टू गाइड द शिप्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन सी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पैसेज वाला पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। 3 क्वेश्चन पैसेज में थे, वो हमने पैसेज पढ़ के आंसर मार्क कर दिए। अब जो क्वेश्चन है ये ग्रामर पे बेस्ड है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमको दिया हुआ है माई मदर एडवाइज्ड मी टू स्टे डैश होम, कि मेरी मदर ने मेरे को सलाह दी कि भी आप घर पे रुकिए। तो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। तो देखिए इन जो है ये भी हम लोग प्लेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और एट जो है ये प्रेपोजिशन भी प्लेस के लिए यूज किया जाता है। ऑन जो है ये वर्टिकल कोई पोजीशन है और 2 ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हैं, तब वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। और फॉर का मीनिंग आता है के लिए, ठीक है, किसी चीज से रिलेट करने के लिए, किसी चीज से रिलेट करने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, फॉर का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर घर पे रुकने की बात हो रही है तो घर के लिए इन भी आ सकता है, लेकिन प्रेपोजिशन जो है वो हमेशा हम लोग वर्ब के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, वर्ब के अकॉर्डिंग। तो स्टे के साथ फिक्स प्रेपोजिशन है, क्या आता है, एट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो हमें करेक्ट आर्टिकल यहाँ पे यूज करना है। तो आपको दिया हुआ है राकेश इज डैश एक्सीलेंट साइंस टीचर, कि राकेश जो है वो एक्सीलेंट साइंस टीचर है। तो देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल हम लोग यूज करेंगे वो टीचर के लिए करेंगे, क्योंकि ए और एन जो है इंडेफिनेट आर्टिकल हम लोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर टीचर है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आर्टिकल तो आएगा, लेकिन हम लोग प्लेस कर रहे हैं इस लेटर से पहले, तो इसका हमको प्रोनाउंसिएशन चेक करना पड़ेगा। तो एक्सीलेंट जब लिखेंगे तो पहला लेटर जो है वो हिंदी लैंग्वेज का क्या आएगा, वोवेल आएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, एन। अगर यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के अंदर साउंड कंसोनेंट का होता तो हम लोग ए यूज करते। दा तो यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि दा जो है तब यूज किया जाता है जब हम लोग नाउन को क्या करते हैं, पर्टिकुलर करते हैं, स्पेशल करते हैं। तो स्पेशल नहीं है, सिंपल बोल रहा है कि राकेश जो है एक साइंस का टीचर है, तो राकेश इज एन एक्सीलेंट साइंस टीचर। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी स्क्रीन पे है, दिया हुआ है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस। इसके अंदर बेसिकली हमको सेंटेंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके दिया है, हमको उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में क्या करना है, फ्रेम करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वेव्ड, शी, ग्रीटेड एंड चीयरफुली अस। तो जब भी हम लोगों को इस तरीके के जम्बल्ड वर्ड्स दिए हो, मीनिंगफुल बनाना हो, तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं सब्जेक्ट को, क्योंकि सेंटेंस तो सब्जेक्ट से ही शुरू होगा। तो यहाँ पर वेव्ड तो वर्ब है, तो यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, शी से शुरू होगा, क्योंकि शी क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में किसकी तरह यूज किया जा सकता है, सब्जेक्ट की तरह। तो बी से शुरू करेंगे। तो देखिए आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन जो हैं वो 3 ऑप्शन बी से शुरू ही नहीं हो रहे थे, एक ही शुरू हो रहा था बी से, डी ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर बनेगा कि शी वेव्ड, वेव का मतलब होता है हाथ हिलाना, तो शी वेव्ड, फिर ए आ गया, फिर डी आया,
एंड और क्या किया उन्होंने, ग्रीट किया। ग्रीट मतलब किसी को हाय हेलो करना, विश करना कुछ। ग्रीटेड, आगे अस और फिर हमारा एडवर्ब आ गया चीयरफुली। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि शी वेव्ड एंड ग्रीटेड अस चीयरफुली। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमको यहाँ पे चूज करना है। इट वॉज अ स्टीप डैश फ्रॉम द हिल टॉप। स्टीप का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, ठीक है, और हिल टॉप, हिल का मतलब क्या होता है, पहाड़ी, तो पहाड़ी की चोटी से बिल्कुल ढलान की बात हो रही है। स्टीप मतलब बिल्कुल एकदम ढलान वाला। तो देखो फर्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है डिसेंट, ठीक है, तो यहाँ पर ये असहमति के लिए आता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, हम्बल वगैरह, पोलाइट वगैरह हम लोग बोल सकते हैं, वेल मैनर्ड बोल सकते हैं। डिसेंट ये होता है पहाड़ी से नीचे उतरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिसेंट लिखने की कोशिश करी थी पोलाइट हम्बल के लिए, बट स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा कि इट वाज अ स्टीप डिसेंट फ्रॉम द हिल टॉप, कि पहाड़ी की चोटी से बिल्कुल एक सीधा ढलान था वहाँ पे। तो सी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। अगेन पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया, हमको एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। तो अभी अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आप इसको मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट करिए, क्योंकि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तभी तो सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा और सेंटेंस ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिया हुआ है हैवी, तो हैवी तो एडजेक्टिव है, तो बी से तो शुरू नहीं हो सकता। डी पार्ट में दिया हुआ है एवरीथिंग, तो एवरीथिंग जो है वो एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ से भी पॉसिबल नहीं है, तो डी से नहीं होगा। तो दो ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं, ए और डी। तो यहाँ से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है, तो सी से स्टार्ट करते हैं। दी, फिर बी में दिया हुआ है हैवी, तो दी हैवी स्नोफॉल, दी हैवी स्नोफॉल कवर्ड एवरीथिंग। और डी क्या बनेगा, डी बनेगा दी स्नोफॉल हैवी, तो दी हैवी स्नोफॉल होगा, ना कि द स्नोफॉल हैवी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बन जाएगा कि द हैवी स्नोफॉल कवर्ड एवरीथिंग, और इस तरीके से ये मीनिंगफुल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ऑप्शन ए जो था वो हमारा करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। ए डैश ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड इनटू द बैटल ग्राउंड। तो देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और जब भी नाउन चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के अंदर हम लोग ये सीखते हैं कि भी सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसको ट्रुप बोलते हैं। अब यहाँ पर इसने ट्रुप तो दे दिया, लेकिन स्पेलिंग जो थी वो गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रुप की स्पेलिंग जो है ये भी सही नहीं है, ये ट्रुप की स्पेलिंग जो है ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो ट्रुप की स्पेलिंग ये भी सही नहीं है, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ट्रुप की ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन सी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट प्रोनाउन फॉर्म हमको यूज करना है। इज शी द गर्ल डैश वॉन द फर्स्ट प्राइज। देखो प्रोनाउन में भी यहाँ पर हमको जो प्रोनाउन फॉर्म यूज करना है वो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है इज शी द गर्ल, कि ये वो लड़की है जिसने क्या जीता है, फर्स्ट प्राइज। तो वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए भी दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, बट ये नॉन लिविंग को रिलेट करता है। हुम जो है ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है, विच नॉन लिविंग को रिलेट करता है, ठीक है। ये दोनों जो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट और विच, ये नॉन लिविंग को रिलेट करते हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए कौन बच गया, हु बच गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा सीधा आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे हमको सब्जेक्ट को रिलेट करना है
कि ये वो लड़की है जिसने क्या जीता है, फर्स्ट प्राइज। तो गर्ल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, हु यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आ गया है, यू पेड द बिल, तुमने बिल पे किया। तो देखो क्वेश्चन टैग का जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग जो है वो हमारा कैसा बनेगा, नेगेटिव। ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसी के पैरेलल अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होता तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाते, पॉजिटिव बनाते। अब दूसरा टेंस भी चेक करना है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिराइव करेंगे। तो पेड जो है पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर पास्ट से हम लोगों को बनाना है, तो पास्ट से हम लोग बनाएंगे डिडंट यू। तो ये हमारा सब्जेक्ट नेगेटिव बनाना था तो डिड के साथ क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, ठीक है। और पास्ट सिंपल के अंदर डिड का यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, मोहन गेव मी अ 10 रुपी नोट, कि मोहन ने मुझे एक 10 रुपए का नोट दिया। सेंटेंस का टाइप बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो इंट्रोगेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि इंट्रोगेटिव तो तब होता जब इसमें क्या लगा हुआ होता, क्वेश्चन मार्क, तो ये आंसर नहीं होगा। एक्सक्लेमेटरी भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्सक्लेमेटरी तो तब होता जब इसमें क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो 2 तो सीधे ही चले गए। अब एक है इंपेरेटिव और एक है डिक्लेरेटिव। देखो इंपेरेटिव वो होते हैं जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर। तो इस तरीके की अगर बात हो किसी सेंटेंस में तो वो इंपेरेटिव बोले जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल एक स्टेटमेंट है कि मोहन ने मुझे 10 रुपए का नोट जो है वो दिया, तो डिक्लेयर कर रहा है, तो यहाँ पर डिक्लेरेटिव जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो डिक्लेरेटिव के 2-3 नाम और है, इसको आप पॉजिटिव भी बोल सकते हो, अफर्मेटिव भी बोल सकते हो, और इसके साथ साथ आप इसको असर्टिव भी बोल सकते हो। तो ये कई बार अलग अलग नाम से पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चारों का मीनिंग और जो नाम है वो एक ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, द वाटर डैश फ्रॉम द टैप लास्ट नाइट, कि जो पानी है वो नल से ड्रिप हुआ है पिछली रात। तो देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या नज़र आ गया, लास्ट। तो लास्ट जो है कि जब हम लोग टेंस की पढ़ाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि लास्ट जो है वो पास्ट सिंपल टेंस का एडवर्बियल फ्रेज है। पास्ट सिंपल का एडवर्बियल फ्रेज है और पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ पर है, ड्रिप्ड, सी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सीधा हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग जो है वो हमको चूज करना है। तो देखो अपॉइंटमेंट का जो सही स्पेलिंग होता है वो होता है APPOINTMENT, अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट आपको दिख रहा है कि डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग है। आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, अ कॉबलर इज अ पर्सन हु, कॉबलर आप जानते हैं मोची को हम लोग क्या बोलते हैं, कोबलर। तो मोची क्या काम करता है, जूतों को ठीक करता है, तो रिपेयर्स फुटवेयर। क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चूज द ऑप्शन दैट इज अपोजिट ऑफ अर्लियर। अर्लियर का अपोजिट अपने को बताना है, तो अर्लियर मतलब पहले वाला, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, बाद वाला। फॉर्मर का तो खुद का मतलब ही पहले वाला होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, ये भी नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे
कि ये वाला लेटर कि ये वाला लेटर। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला लेटर जो है ये फॉर्मर का अपोजिट है, फॉर्मर मतलब पहले वाला, और ये वाला जो लेटर है डबल टी वाला इसका मतलब होता है बाद वाला। जबकि यहां पर है अर्लियर मतलब पहले और उसके बाद में। तो जो अपन अक्सर यूज करते हैं ना, आई विल कॉल यू लेटर, तो ये वो वाला लेटर है, पहले वाले का अपोजिट क्या हो जाएगा, बाद वाला। तो क्वेश्चन नंबर 16 में डी ऑप्शन जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड, देयर वाज अ मोमेंटस मोमेंट इन द क्रिकेट मैच। तो देखो नियरेस्ट इन मीनिंग यानी कि हमको यहाँ पे बताना है सिनोनिम, ठीक है, और सिनोनिम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची। क्या बोलते हैं, पर्यायवाची। ओके, यानी सेम मीनिंग वर्ड बताना है। तो देखो मोमेंटस जो वर्ड है इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मोमेंटस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सीधा सीधा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है यूजफुल, तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब हो जाएगा यूजलेस। इनसिग्निफिकेंट का क्या हो जाएगा, यूजलेस। सडन का मतलब होता है अचानक, अब्रप्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। करेक्ट एडजेक्टिव अपने को लगाना है, ठीक है। यस्टरडे वॉज द डैश डे ऑफ आवर ट्रिप, कि कल का जो दिन था ट्रिप का सबसे डैश दिन था। कैसा दिन था, खराब। तो देखो यहाँ पे बैड का अपने को चाहिए सुपरलेटिव फॉर्म, क्योंकि आर्टिकल द जो है वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है। तो बैड का कंपैरेटिव फॉर्म होता है वर्स और सुपरलेटिव फॉर्म होता है वर्स्ट। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन सी, क्योंकि वर्स्ट जो है वो बैड का सुपरलेटिव डिग्री है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ जाइजेंटिक। जाइजेंटिक का सिनोनिम बताना है, बोल रहा है क्लोजेस्ट मीनिंग। तो देखो जाइजेंटिक वर्ड जो है जायंट से बना है। जायंट आप लोग हिंदी में बोलते हैं किसको, राक्षस को। तो राक्षस कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है आकार में, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, ह्यूज, बिग। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, वेरी बिग। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ऑप्शन डी जो है वो हमारा परम सत्य आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। चूज द अपोजिट ऑफ लिटरेट। तो लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा, लिटरेट का मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा। तो इसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, इलिटरेट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारा परम सत्य। अनलिटरेट ये गलत है, डिलिटरेट ये गलत है, मिसलिटरेट ये तीनों बिल्कुल गलत वर्ड्स है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। चूज द इनकरेक्ट पेयर, मतलब वो पेयर जोड़ा हमको चूज करना है जो गलत है, मतलब 3 सही है 1 गलत है। नाइफ का प्लूरल नाइव्स, बिल्कुल ठीक बात है। वुमन का प्लूरल वीमेन, बिल्कुल सही बात है। डियर का प्लूरल डियर ही होता है, बिल्कुल सही है। डियर्स कर देते तो गड़बड़ हो जाता। माउस का प्लूरल माउसेज नहीं होता है, ये बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ कर दिया है इसको। तो माउस का जो प्लूरल फॉर्म है वो माइस होता है, ना कि माउसेस। ओके, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज करना है। ऑल माई फ्रेंड्स आर गुड नेचर्ड, मेरे सारे दोस्त जो हैं उनका स्वभाव अच्छा है। एज दे से बर्ड्स ऑफ सेम वेदर डैश टुगेदर, जैसा कि वो कहते हैं, ये एक मुहावरा है कि भी जो अपने बिहेवियर में, थॉट्स में एक जैसे होते हैं वही दोस्त बनते हैं और वो एक साथ इंजॉय करते हैं। तो ये एक मुहावरा है कि एक जैसे जो पर वाले पक्षी होते हैं वो साथ उड़ान भरते हैं या साथ रहते हैं। तो मुहावरा ये बनता है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो ये एक ईडियम था, मुहावरा था। तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए, तभी आप इसको आंसर कर सकते थे, ठीक है। इसमें कोई भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट या कोई भी वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर याद है तो कर देंगे, अदरवाइज तो गड़बड़ी ही होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। 22 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं।
हमको दिया हुआ है आइडेंटिफाई द एडवर्ब। सेंटेंस के अंदर हमको एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण की पहचान करनी है। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है द डॉक्टर विल सी यू लेटर, कि डॉक्टर तुम्हें बाद में देखेंगे या बाद में मिलेंगे। तो देखो द जो है ये आप जानते हैं आर्टिकल है, डॉक्टर आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, संज्ञा है, विल जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, सी आपका मेन वर्ब है, यू आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन है, सर्वनाम है, और लेटर आप जानते हैं जो बच गया वो क्या है, एडवर्ब है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये हमारा यहाँ पर आ गया है कि सीइंग द वुंडेड बर्ड, कि घायल पक्षी को देखकर शी जो है उसने अपनी मदर को बुलाया। तो यहाँ पर देखिए वुंडेड लिखा हुआ है, तो वुंडेड पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ही पक्षी को देखा, घायल पक्षी को, वैसे ही माँ को बुलाया, तो दोनों एक्शन पैरेलल है, तो ये भी पास्ट में ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 25 हमारी स्क्रीन पर आ गया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हमको दिया हुआ है कि मंजीत कैन नॉट ड्राइव डैश ही हैज़ अ लाइसेंस, कि मंजीत तब तक ड्राइव नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास क्या ना हो, लाइसेंस ना हो। तो नेगेटिव हमको चाहिए कंडीशन। तो इफ कंडीशन को बताता है बट पॉजिटिव कंडीशन को बताता है, ऑल्दो और येट ये पेयर में हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनलेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पेपर का कि मंजीत कैन नॉट ड्राइव अनलेस ही हैज़ अ लाइसेंस, कि मंजीत ड्राइव नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास क्या नहीं हो, लाइसेंस नहीं हो। तो दैट्स इट। 25 क्वेश्चन आते हैं सैनिक स्कूल के पेपर के अंदर, 6th क्लास का जो एंट्रेंस होता है उसमें, और उसके अंदर हम लोगों ने इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया। अगर आप इसी तरीके के और भी पेपर्स सॉल्व करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये सारी डिटेल दी हुई है, इन नंबर के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और इसी तरीके के और सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।